हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ आपका ये क्या है? दूसरा क्लास है। ठीक है, पहला क्लास में हम लोग क्या देखे थे? कंपनी लॉ होता क्या है, मतलब बेसिकली कंपनी क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, ये हम आपको पढ़ाए होंगे क्लास 11 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे? कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है। ठीक है, ये सब देखे थे। फिर डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और कंपनी देखे थे। और आपका ऑब्जेक्टिव देखे थे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। अपने लोग आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मेरिट्स ऑफ कंपनी से, कि कंपनी खोलने का मेरा फायदा क्या है, क्यों हम लोग कंपनी खोलते हैं, कंपनी से क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला देखिए क्या है अपना पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आपका है लार्ज कैपिटल रिसोर्सेस। ठीक है, कि आपको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मिल पाएगा। कैसे मिल पाएगा कैपिटल? सोचिए आप। मान लीजिए आप अगर अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोल ले या पार्टनरशिप बिजनेस खोल ले, ये दोनों ही हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक इंसान है। ठीक है, पार्टनरशिप मतलब एक से ज्यादा इंसान है। ठीक है, बट फिर भी पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 200 तक जाएगा। 50 भी आप लोग हो सकता है पढ़े होंगे। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप में भी ज्यादा लोग नहीं हो सकता। पार्टनरशिप में क्या, इतना ज्यादा लोग होगा तो कॉन्फ्लिक्ट का चांस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या खोलते हैं? कंपनी खोलते हैं। अब कंपनी में क्या होगा? कंपनी क्या है? मेरा एक लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, उसमें बहुत सारा ओनर हो सकता है। एक प्राइवेट कंपनी है तो 200 ओनर। अब पब्लिक है तो कोई उसका लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है देखिए, कि आपका एक कंपनी में बहुत सारा, हमको याद है, आपको लास्ट क्लास हम लोग दिखाए थे आपको कि आपका बीएससी में, आपको बीएससी का वेबसाइट से दिखाए थे कि रिलायंस कंपनी का कितना शेयर होल्डर है। तो सोचिए, अगर एक कंपनी है, आप अकेला गए, आपके पास मान लीजिए लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, बट आप एक कंपनी खोला और पब्लिक से अगर पैसा ले लिया, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पब्लिक है। मान लेते हैं हम लोग कि सबके पास 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो 1 लाख, मान लीजिए अगर आप वो 1,000 एक सौ इन्वेस्टर से पैसा ले लिए तो आपके पास कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। अगर 1,000 इन्वेस्टर से पैसा ले लिए तो आपके पास 10 करोड़ हो गया। अब आप आराम से बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि कंपनी है तो आपके लिए बिजनेस करना इजी है, आप लार्ज कैपिटल उठा सकते हैं। कंपनी है तो आपको लोन वगैरह भी मिल सकता है। ठीक है, इजली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? कि आपका जो ओनर है और कंपनी है, वो दोनों अलग है। मतलब ये है आपका ओनर और ये है आपका कंपनी, दोनों के बीच में एक दीवार है। मतलब क्या हुआ सर? कि ये अलग है, ये अलग है। अगर कल को ये कंपनी डूब गया, ठीक है, डूब गया पानी में, मतलब कि बोलने का मतलब क्या है कि लॉस हो गया, क्रेडिटर बहुत ज्यादा है, डेटर बहुत कम है। ठीक है, पैसा जितना मिलना है वो कम है, बट जो देना है वो ज्यादा है। तो जो जो क्रेडिटर है, मान लीजिए ये लोग क्रेडिटर है, ठीक है, मतलब जिसको पैसा कंपनी को देना है, ये लोग आएगा, बिल्डिंग में घुसेगा और ये सब प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेल कर देगा, बेच देगा। ठीक है, प्रॉपर्टी लेगा, उठाएगा, बेच देगा, फर्नीचर उठाया, बेच दिया। बट इसके घर पे मान लीजिए बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बट वो इसके प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी के प्रॉपर्टी को हाथ लगा सकता है, उसको सेल करके बेच सकता है, उससे पैसा वसूल कर सकता है, कंपनी पे केस कर सकता है पैसा लेके, बट उसका ओनर पे केस नहीं कर सकता। तो सर ओनर 1 रुपया भी नहीं देगा, फायदा तो ले रहा है, बट अगर लॉस हो गया तो नहीं देगा? नहीं देगा। क्या देगा? जो पैसा बकाया है, बकाया मतलब आप लोग अकाउंट्स पढ़े होंगे। ठीक है, अकाउंट्स में आप लोग ये चीज पढ़े होंगे। ठीक है, कि आपका एक शेयर है 10 रुपया का, बट उसका एप्लीकेशन में हम लोग कितना मंगाए? 5 रुपया मंगाए। फर्स्ट अलॉटमेंट में हम लोग कितना मंगाए? मान लीजिए 2 रुपया मंगाए। ठीक है, फिर मान लीजिए आपका फर्स्ट कॉल में कितना मंगाए? मान लीजिए 1.5 रुपीज मंगाया, और सेकेंड कॉल में आपका 1.5 रुपीज। ऐसा करके हम लोग अकाउंट्स में पढ़े होंगे। ठीक है, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, बस फिर पढ़ाया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो ये पैसा मांग लिया, ये पैसा मांग लिया, ये भी पैसा मांग लिया, बट ये पैसा भी नहीं मांगा। कंपनी को जरूरत नहीं होगा, क्या करेगा पैसा एक्स्ट्रा रख के? जब जरूरत होगा तब मांगेगा। और ये जो बंदा है उसके पास था मान लीजिए कि 1,000 शेयर।
तो 1000 × 1.5 कितना हो गया आपका 1500 रुपया। ठीक है, तो 1500 रुपये जो है ये क्या है, ये मान लीजिए कि ये है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई का 1500 रुपया देना बाकी है, कल को कंपनी डूब गया, ठीक है, तो आपका कंपनी आपसे कितना, मिस्टर वाई से कितना मांग सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये 1500 रुपये ही मांग सकता है, इससे ज्यादा नहीं मांग सकता। मतलब जो अनपेड शेयर कैपिटल है, ठीक है, अनपेड शेयर कैपिटल उतना ही देने का लायबिलिटी होता है एक शेयर होल्डर के ऊपर, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं होता है। समझ में आया? ठीक है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली आप लोग ये जो पढ़े होंगे ये प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है, ये पूरा का पूरा 10 रुपये एक बार में मंगा लिया जाता है, तो एक बार पैसा दे दिया तो और देने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये देखिए कंटिन्यू, एक मिनट, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी हमेशा कंटिन्यू रहेगा, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बरकरार रहेगा। तो एक इंसान होता है, एक जानवर होता है, वो लोग क्या होता है, एक टाइम आता है मर जाता है, बट कंपनी कभी नहीं मरता जब तक आप उसको लीगली नहीं मारते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसका 5 शेयर होल्डर है, ठीक है, ये लोग सब जा रहा था दुबई घूमने के लिए, फ्लाइट में बैठा था और फ्लाइट का क्या हो गया, क्रैश हो गया। ठीक है, और ये सब क्या हुआ, सब मर गया, सब मर गया। अब कंपनी का मालिक बचा नहीं, तो क्या कंपनी भी खत्म हो गया? नहीं। ठीक है, यही मेन चीज है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी में। अगर ओनर मर गया तो बिजनेस खत्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, आपका दुकान, आपका एरिया का चाय वाला, अगर मान लीजिए उसका मालिक मर गया तो बिजनेस खत्म। ठीक है, बट मान लीजिए ये लोग जो 5 लोग मरा है, ठीक है, ये पांचों मरने के बाद भी इसका जो कंपनी है, ये कंपनी हमेशा बरकरार रहेगा। ठीक है, हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगा। अब सर ये लोग तो मर गया, कंपनी कौन चलाएगा? कंपनी कौन चलाएगा मतलब कि ये कंपनी इसका लीगल हायर लोग चलाएगा। सर लीगल हायर किसको बोलते हैं? ठीक है, मतलब जो नॉमिनी है, नॉमिनी आप लोग वर्ड सुने होंगे, नॉमिनी लोग चलाएगा, इसका बच्चा होगा, इसका हस्बैंड वाइफ होगा, कोई भी होगा, ये लोग चलाएगा। सर सब मर गया, पूरा फैमिली, एक तो फ्लाइट में जा रहा था, आपका फ्लाइट पूरा 200 लोग था, शादी में जा रहा था पूरा फैमिली मर गया, फिर भी ये कंपनी चलता रहेगा। ये कंपनी को कौन चलाएगा? गवर्नमेंट चलाएगा। गवर्नमेंट देखेगा इसका क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, जब तक आप इसको लीगली बंद नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं हम लोग डिसॉल्व करना, ठीक है, तब तक ये कंपनी चलता रहेगा, हमेशा कंटिन्यू रहेगा। लॉ के नजर में ये कंपनी क्या रहेगा, मेरा जिंदा रहेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफिशिएंट मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा। अच्छा होगा मतलब, अब एक चीज देखिए, एक जो नॉर्मल सोर्स प्रोवाइडर से बिजनेस है, वो छोटा बिजनेस है, वो ज्यादा लोग को हायर नहीं कर सकता, बट कंपनी क्या है, बड़ा लेवल, कंपनी ज्यादा लोग को हायर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही कंपनी में ले लीजिए, ठीक है, मेरे कंपनी में एक सीए है, एक सीएस है, मैं सीएस हूँ, एक सीएम है, ठीक है, एचआर है, मैनेजमेंट का बंदा है, मतलब के एमबीए है, ठीक है, इंजीनियर है, ठीक है, ये सब लोग है आपका एक कंपनी में। तो आपको क्या लगता है कंपनी अच्छा नहीं चलेगा? इसमें हम लोग का डॉक्टर लोग भी है, सब जो डॉक्टरेट किया हुआ है, पीएचडी होल्डर है, कि ये लोग सब मिलकर कंपनी चला रहा है, कंपनी अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा? अच्छा चलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, लॉयर भी है, कुछ लीगल केस हुआ तो वो देखे। तो ये क्या है कि कंपनी में आपका अच्छा अच्छा क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्किल वाले लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा होता है, लार्ज कैपिटल रिसोर्स लिया, ये लोग को हायर किया, तब इससे क्या होगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। समझ आया? नेक्स्ट है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये भी अच्छा टॉपिक है आपका। आप लोग ये सुनते होंगे, ये शेयर मार्केट पैसा लगाया, ये वो पैसा बढ़ गया, रातों रात अमीर हो गया, मूवी वगैरह में देखते होंगे आप लोग। ठीक है, तो शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट के थ्रू हम लोग का जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होता है, प्राइवेट नहीं, लिस्टेड कंपनी, यहाँ पे देखिए पब्लिक लिखा हुआ है, आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक कंपनी अगर लिस्ट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है सर?
ये सब तो हमको पता ही नहीं है क्या है नहीं है। एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में हम आपको स्टॉक एक्सचेंज समझाते हैं। ठीक है, ये है कंपनी, बहुत सारा कंपनी। ठीक है, बहुत सारा, ये उस कंपनी का बहुत सारा शेयर होल्डर, अलग अलग कंपनी का बहुत सारा शेयर होल्डर। ठीक है, ये लोग हैं शेयर होल्डर्स। अब इन लोग के पास, सबके पास शेयर्स है। ये लोग जो आप राइट में देख रहे हैं, इन लोग के पास शेयर्स है। ये सब कंपनी का, कंपनी ए बी सी डी ई एफ, ये सब का शेयर्स है। ठीक है, अब इन लोग को शेयर्स, मान लीजिए किसी को ए का खरीदना है, किसी को बी का खरीदना है, बट कंपनी हमेशा शेयर्स नहीं बेचती। कंपनी बेचती है एक ही टाइम, आईपीओ के टाइम, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एक बार में दे दिया इन लोग को तो दे दिया। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज जो समझ लीजिए कि आप एक अमेजोन प्लेटफॉर्म है या फ्लिपकार्ट है। ठीक है, या मान लीजिए एक अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है। सर अमेजोन फ्लिपकार्ट तो पता है हम लोग को क्या होता है, क्या होता है उसमें बहुत सारा सेलर होता है। सेलर आता है, बहुत सारा अपना सामान को लिस्ट कर देता है कि ये मेरा सामान है। बहुत सारा बायर आता है, वो लोग आके देखता है कि अरे ये सामान है, ये प्राइस पे हमको अच्छा लग रहा है, फोटो वोटो देख लिया, रिव्यू देख लिया, खरीद लिया। तो सेम इसी तरह जो ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा कंपनी लिस्ट होता है, उसका शेयर्स लिस्ट होता है। और ये लोग क्या करेगा, ये लोग आके इसमें खरीद और बेच सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे, ठीक है, हम एक शेयर होल्डर है, मेरे पास शेयर्स है कंपनी डी का, बट हमको लग रहा है ना कंपनी डी ना अभी चलने वाला है नहीं, बेच देते थे। हम क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज में गए, सेल कर दिया। और ये बंदे को लग रहा है कंपनी डी बहुत अच्छा चलेगा, ये क्या किया, ये शेयर को खरीद दिया, तो मेरा शेयर यहाँ से हट के किसके पास चल गया, इसके पास चला गया। सेम इसी तरह हमको लग रहा है कि कंपनी ना ए अच्छा चलेगा, तो हम यहाँ पे गए, हम बोला कि ये कंपनी ए का शेयर हमको खरीदना है। इस इंसान के पास, इस इंसान के पास कंपनी ए का शेयर था, ये क्या किया, हमको बेच दिया। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज में डाला, हमको बेचना है, हम बोला खरीदना है, मिल गया। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना शेयर किसी और को दे सकते हैं, किसी और का शेयर अपने पास ले सकते हैं। समझ आया? इसी को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और पब्लिक पब्लिक कंपनी में इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, मतलब बिना कंपनी को बताए हम आपस में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब क्या हो गया, जब आप ज्यादा सामान खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। दुकान जाते हैं ना हम लोग तो क्या बोलते हैं, भैया एक पीस लेंगे, कितना, 10 रुपया, भैया 10 पीस लेंगे, रेट कम कीजिए ना थोड़ा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। आप जब ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हो तो पर यूनिट प्राइस जो है वो कम हो जाता है। अब कंपनी लोग क्या होलसेल में खरीदता है सब, बड़ा बड़ा। अब मान लीजिए आप खरीदते होंगे A4 पेपर प्रोजेक्ट बनाना, बट कंपनी को बहुत सारा चीज प्रिंट करना है, तो वो एक बंडल नहीं, पूरा एक बॉक्स खरीद लेते हैं, तो उसको क्या मिलेगा, सस्ता में मिलेगा। ठीक है, कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है जो आपका, मान लीजिए कि कार बनाता है, ठीक है, ईवी बनाता है, उसको बैटरी चाहिए या टायर चाहिए। ठीक है, टायर चाहिए, वो टायर का एक एक पीस जाके खरीदेगा, वो तो बल्क में खरीदेगा। ठीक है, 1 लाख गाड़ी बनाना है तो 4 लाख 5 लाख टायर खरीदेगा। तो 4-5 लाख टायर आप जाके हमारे कंपनी से अगर खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी देखेगा कि बड़ा कस्टमर आया है, इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब कि हम लोग को अपना नेता चुनने का अधिकार है। ठीक है, हम लोग अपना नेता चुन सकते हैं, और नेता बाद में जाके दूसरा पार्टी में स्विच कर लेता है, वो अलग चीज है। बट हम लोग क्या करते हैं, अपना नेता चुनते हैं, 10,000 रुपये लेते हैं, 2,000 रुपये लेते हैं, 3,000 रुपये लेते हैं और चुन लेते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह, ज्यादा लास्ट क्लास हम आपको बताए थे, रिलायंस कंपनी में 1 करोड़ शेयर होल्डर है या उससे भी ज्यादा शेयर होल्डर है, वो लोग सब मिलकर मैनेज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 1 करोड़ शेयर होल्डर को आप बुलाएंगे कहाँ, बड़ा बड़ा स्टेडियम में भी इतना जगह नहीं। तो वहां पे क्या करता है, 10-15 लोग का टीम चुनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
ये लोग क्या करता है, कंपनी चलाता है, तो ये लोग को चुन कौन रहा है, ये लोग को चुन रहा है शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर ये लोग को सिलेक्ट करता है, इसी के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर या ओनर का चुना हुआ है। कल को अगर लगा ओनर को कि सही नहीं है, तो ये लोग क्या करेगा, इसको हटा देगा। समझ आया। नेक्स्ट आपका गुडविल। क्या होता है, हर कंपनी का गुडविल होता है। गुडविल मतलब क्या हो गया सर, आप लोग अकाउंट्स में पढ़े होंगे, क्या ही बताना है। गुडविल का पूरा अकाउंटिंग वगैरह भी किए होंगे आप। गुडविल मतलब क्या हो गया, इज्जत। ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी का क्या होता है, एक ब्रांड नेम होता है। ठीक है, बड़ा बड़ा कंपनी। अभी हम आपको ऐसे ये करेंगे, आप बता देंगे सर ये कंपनी का ब्रांड नेम है। ठीक है, हम आपको ये लिखेंगे, तो सर ये तो ये कंपनी का है। ऐसा करेंगे सर, हम बता देंगे मर्सिडीज का है, ऑडी का है, तो ये क्या ब्रांड नेम है। ठीक है, गुडविल है, इज्जत है। आप अगर जाइएगा अभी मर्सिडीज का कार लेने, तो आपका जो कार 10-15 लाख में भी बन गया होगा, आप उसका 50-60 लाख रुपया देने के लिए रेडी हो, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। ठीक है, तो गुडविल क्या है, बहुत फायदा होता है कंपनी। कंपनी के पास मान लीजिए कि 500 करोड़ का एसेट्स है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, मतलब बेचेंगे तो 500 करोड़ आएगा, बट ये कंपनी अगर कोई आगे खरीदेगा इस सब ब्रांड की वजह से, इसको 700 करोड़ दे, तो ये ब्रांड की वजह से ज़्यादा कमाई होगा इससे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका सोशल एडवांटेज। सोशल एडवांटेज मतलब क्या हो गया कि बहुत सारा कंपनी कंपनी के वजह से सोशल सोसाइटी को बहुत सारा एडवांटेज मिलता है, मतलब गिन भी नहीं सकते आप, इतना एडवांटेज। ठीक है, आपको हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक कंपनी आया, ओला और उबर, कैब बनाने वाली ये दो कंपनी है। जस्ट इमेजिन ये कंपनी आने की वजह से कितना चीज आया। आपका कार का सेल बढ़ गया, अभी हर जगह देखिए आप, ओला उबेर का कार दिखते रहता है आपको। ठीक है, कार का सेल बढ़ गया। अब आप, ये लोग कार में जो फोन लगा के रखता है, फोन का जो होल्डर है, फोन का होल्डर का सेल बढ़ गया। जो रिपेयर वाला दुकान लोग था, उन लोग को फायदा हो गया। गाड़ी रिपेयर करने आ रहा है, ज्यादा गाड़ी बिक्री हो रहा है, तो गाड़ी को रिपेयर भी करना पड़ेगा। जो वॉश करता था ठीक है, उसका फायदा हो गया। वो लोग का आपका फायदा हो गया, वो लोग को ज्यादा मिल रहा ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट सबसे मेन चीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। जो लोग के पास काम नहीं था, वो अब ईएमआई में गाड़ी लेके काम कर रहा है, अपना घर बार चला रहा है, पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। एक चीज आप लोग सुने होंगे या नहीं पता नहीं, बहुत सारा जो बड़ी बड़ी कंपनी होता है उसका सीएसआर करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपना प्रॉफिट का 2% दान करना पड़ता है। तो ये भी फायदा है। ये लोग दान कैसे करता है, ये लोग स्कॉलरशिप देता है, ये लोग जंगल वंगल में पेड़ लगाता है। ठीक है, ये लोग पानी को साफ करता है, बहुत सारा चीज। ठीक है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है, ये सब चीज में हेल्प कर। तो सोचिए एक कंपनी से कितना फायदा हो रहा है। आपको सर्विस तो मिल ही रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह इजिली जा सकते हैं, सेफली जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी इतना चीज है, ये तो नॉर्मल, इससे भी ज्यादा ज्यादा चीज आपका फायदा हो रहा है। जो कार बनाने वाला कंपनी है, उसका कंपनी में लोग ज्यादा चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सोशल एडवांटेज एक कंपनी से। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, या पर्सनली हमसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, एडवांटेज। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज। हर चीज का तो फायदा नहीं होता ना, हर कॉइन का दो पहलू होता है। तो सर आप तो खाली फायदा दे गिना रहे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान है लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारा फॉर्मेलिटी, बहुत कंप्लायंसेस है। ठीक है, बहुत सारा लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, ये लो वो लो। अब एक कंपनी है तो उसको कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, अगर वो जीएसटी लिया हुआ है तो जीएसटी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। इनकम टैक्स देगा तो इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आपका बहुत सारा ट्रेड लाइसेंस बनवाना पड़ता है कंपनी को, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनाना पड़ता है, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा, फायर सेफ्टी देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा कि
कंपनी में किसी के साथ कुछ हरासमेंट ना हो, ये ना हो, तो सब चीज़ के लिए आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ईएसआई का लॉ देखना पड़ेगा, पीएफ जो देते हैं उसका लॉ देखना पड़ेगा, पेंशन जो देते हैं उसका लॉ देखना, मतलब बहुत सारा है, इतना एक्ट है कि आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये सब एक्ट देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? एक सीएस का होता है। ठीक है, ये सब कंपनी में कौन देखता है? सीएस देखता है कि कंपनी सब एक्ट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ आया? तो ये नुकसान है कि बहुत सारा खर्चा लग जाएगा, बहुत सारा एक्ट हमको देखना पड़ेगा। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? देखिए, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं रहेगा। The director and the other officer company has little personal involvement in the efficient management of the company. Divorce between ownership and control. Absence the direct link between effort and reward. क्या बोल रहा है कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था, आप एक बंदा को हायर किए थे, वो आपके साथ काम कर रहा था, आप उसको देख रहे कि वो मेहनत कर रहा है तो उसका पैसा बढ़ा दे रहे। ठीक है, उसको क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसको क्या तकलीफ हो रहा, क्या दिक्कत आ रहा, वो सब आप बैठे बैठे वन टू वन देख रहे थे। बट आप कंपनी में है, ये हम लोग का मुकेश भैया, आप है रिलायंस कंपनी में, आरआईएल में, आप यहाँ पे एक छोटे से एम्प्लॉय है, इतने छोटे से दिख भी नहीं रहे आप। ठीक है, ये मुकेश भैया है, डायरेक्टर है, ठीक है, मैनेजर है, मतलब आपका सीईओ भी है कंपनी। क्या ये देख रहे हैं आपको, आप क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप इससे डायरेक्ट बात भी नहीं कर पाएंगे आप, या आपको जो मैनेजर भी होगा उससे भी आप 10 बार में एक बार जाएंगे तो उससे आप बात कर पाएंगे। ठीक है, वो आपका डायरेक्टली आपका एफर्ट नहीं देख रहा, तो आपका मोटिवेशन क्या होगा? कम हो जाए कि आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहोगे। ठीक है, दूसरा, सॉरी तीसरा, डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप था, आपको कुछ भी डिसीजन लेना था, आप खुद से डिसीजन ले लिए इमीडिएटली एकदम। पार्टनरशिप था, एक दो पार्टनर को कॉल लगाया, हाँ भाई ऐसा करना है वैसा करना है, हो गया, डिस्कशन हो गया। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है? डिसाइड करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या है, यहाँ पे बैठेंगे, इन लोग को बुलाना पड़ेगा, एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग कीजिएगा, उसमें डिसीजन लिया जाएगा। सर बोर्ड मीटिंग अभी अभी बैठे बैठे कर लेंगे कुछ अर्जेंट हो, ऐसा नहीं होता। ये लोग जो डायरेक्टर लोग हैं, ये लोग कंपनी में हमेशा थोड़ी ना रहते हैं। हो सकता है ये लोग कंपनी में ना आए डेली, क्या मुकेश अंबानी डेली 9 बजे के ऑफिस जाता है, तो लग रहा है ऐसा, या वो मुकेश अंबानी अगर 10 कंपनी में डायरेक्टर तो 10 जगह प्रेजेंट है, अभी नहीं है। इन लोग को क्या देना पड़ता है? इन लोग को नोटिस देना पड़ता है, और नोटिस भी आपको 7 डेज पहले देना पड़ता है। मतलब अगर 8 तारीख को मीटिंग है तो 1 तारीख को आपको नोटिस देना पड़ेगा, तब ये लोग 8 तारीख को मीटिंग में आएगा। समझ आया? ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, डिसीजन लेने में बहुत डिले होगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग हैं तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तीन चार बोलेंगे हाँ यस ये करना है, बाकी बोलेंगे नहीं नहीं करना है, तो इसकी वजह से दिक्कत होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक ऑलिगैची। मतलब क्या हो रहा है? देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज सपोज टू बी कैरी on according to the collective will of the member, but in practical there is a rule by few। क्या बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट है उसको क्या करना होता है, वो सपोज करता है कि वो कुछ लोग, मतलब बहुत सारा लोग मिलके कलेक्टिवली डिसाइड करेगा, बट अल्टीमेटली होता क्या है, रूल बाय फ्यू होता है। मतलब कुछ लोग ही होता है जो ज्यादा ओनर कंट्रोल करता है, वो लोग ही डिसीजन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने मुकेश चाचा के पास ना टोटल 47% के आसपास शेयर है, तो अगर ये हाँ बोल दिया तो 47 लोग हाँ बोल दिया। इसको चाहिए कितना, एक चीज को हाँ कंफर्म कराने के लिए 51%। 47 ये बोल दिया, किसी और के बाद 3-4% रहा, वो ऐड कर दिया, 4% हो गया, 51%। बाकी सबको नहीं करना था, फिर भी डिसीजन क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, करप्ट मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट ही करप्ट रहा, फ्रॉड रहा, मिसयूज किया प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। बहुत सारे हम लोग घोटाला सुने हैं, ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट क्या होता है, करप्ट होता है। अगर मैनेजमेंट ही घोटाला किया तो क्या होगा, इन्वेस्टर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा, आपका मेरा पैसा जो कंपनी में लगा हो, क्या होगा, डूब जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल।
गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत सारा रूल लगाता है। अभी जो हम आपको 50 एक्ट है, ये एक्ट को फॉलो करो, फिर ये ऐसा नहीं हो सकता, वो वैसा नहीं हो सकता, ये करना होगा, वो करना होगा, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, और इंडिया में समझ लीजिए और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे इंडिया में नहीं आना चाहती। ठीक है, कि ये लॉ फॉलो करो, वो लॉ फॉलो। छोटा सा एग्जांपल दीजिए, वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो आने वाला था, पॉलिटिशियन लोग आ गया, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, ममता बच्ची आ गया, कि नहीं लगने देंगे नैनो का प्लांट। चला गया वो गुजरात में, गुजरात गवर्नमेंट बुलाइए, हम आपको दे देते जगह। गवर्नमेंट क्या किया, इजी कर दिया। बट वहीं पे अगर गवर्नमेंट ज़्यादा लॉ लेके आएगा, ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे, तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। नेक्स्ट, अनहेल्दी स्पेकुलेशन, बहुत मजेदार चीज है, सुनिए यहाँ पे आप। स्पेकुलेशन मतलब होता है अंदाजा लगाना। ठीक है, अंदाजा कब लगाते हैं हम लोग, शेयर मार्केट में लगाते हैं। मतलब एक कंपनी है, जिसका नाम है पार्ले। ठीक है, अब ये कंपनी है, अब हम सुबह सुबह उठे, शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, सॉरी न्यूज देखे, न्यूज में देखे कि यहाँ पे हमारे मोदी चाचा है, और ये है हमारी मिलोनी चच्ची। ठीक है, इन लोग का देख लिया हम लोग, टाका भिड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ हो रहा है, और हमको लगा रहे मेलोडी, हमारे मोदी जी क्या लेके गए थे, मेलोडी लेके गए थे। तो सबको लगने लगा ना मेलोडी जो है ना वो पार्ले का है, ये पार्ले का है। बट असल में कोई और पार्ले था वो, लिस्ट भी नहीं था स्टॉक एक्सचेंज में, सबको लगा ये पार्ले का है। अरे मेलोडी लेके गया कंपनी, जो मेलोडी चॉकलेट जो कंपनी बना रहा है, वो कंपनी का फायदा होगा, वो कंपनी उठेगा। इसका शेयर प्राइस उठ गया 5% से ज्यादा, 5% बढ़ गया। कोई रीजन नहीं है, पाल मेलोडी चॉकलेट ये कंपनी का था भी नहीं, बस नाम थोड़ा सा मैच हो रहा था, तो आदमी को लगा कि ये है, कर दिया, उड़ गया। ठीक है, कल को मान लीजिए आपको लगेगा कि ये एक कंपनी है, सियान एग्रो, AGRO। ठीक है, ये अपना नितिन गडकरी का बेटा का कंपनी, इथेनॉल जो बनाते हैं अपने। ठीक है, आदमी को लगा अरे अब इथेनॉल बहुत ज्यादा आ रहा, बहुत ज्यादा आ रहा है, ये कंपनियां शेयर खरीद, भर भर के सब शेयर खरीद, कंपनी डेली 5% से ऊपर जा रहा है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज उठ के देखेंगे तो डेली ऐसे जा रहा है ग्राफ, डेली 5% उठ रहा है कंपनी। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनहेल्दी स्पेकुलेशन। या मान लीजिए आपका वो बहुत सारा आता है, भैया भाई टी पे ये कंपनी शेयर खरीद ले, सब मिलके एक कंपनी आ गया, मान लीजिए एक कंपनी है, सब बोला अरे RS लिमिटेड का सब शेयर खरीद लो भाई, बहुत फायदा होगा, बहुत कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलने वाला, वो प्रोजेक्ट, सब कुछ रियल का नहीं है, सब हवाबाजी है। हवाबाजी में सब आके सब शेयर खरीदने लगे, शेयर प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया, शेयर प्राइस बढ़ गया। तो ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, अनहेल्दी स्पेकुलेशन। जिससे वजह से मेरा स्टॉक एक्सचेंज में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्या ये अनहेल्दी स्पेकुलेशन की वजह से मार्केट उठ सकता है, गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया, मतलब बहुत सारा लोग है कंपनी में, ठीक है, आपस में इन लोग के बीच में लड़ाई हो सकता है। ठीक है, तो अगर लड़ाई हो सकता है, मान लिया किसके किसके बीच में हो सकता है, सर ये कंपनी है, चलिए ये है आपका कंपनी। ठीक है, अब कंपनी के साथ होता है शेयर होल्डर लोग, शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में हो सकता है। कंपनी के साथ होता है एम्प्लॉय लोग, फैक्ट्री में काम कर रहा था सर, पे कम मिल रहा, पैसा कम मिल रहा है, स्ट्राइक पे चला गया। कंपनी के साथ होता है क्रेडिटर लोग, उधारी चुका नहीं पा रहा, ये नहीं हो रहा, लड़ाई हो गया। कंपनी के साथ होता है डेटर लोग, कस्टमर लोग बोला उधार में माल नहीं खरीदेंगे हम आपसे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, 10 दिन में नहीं देंगे पैसा, 100 दिन 50 दिन में पैसा देंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, इन्वेस्टर तो आपका हो गया, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट बोला ऐसा करना है, ये बोला नहीं करें, अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत सारा चीज में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपस में, तो जिसकी वजह से क्या है, मेरा नुकसान होगा। नेक्स्ट आपका सोशल, लास्ट पॉइंट है आपका सोशल इवेंट। क्या लिखा हुआ देखिए, इसे पढ़ते हैं हम। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन may give rise to growth of private monopoly and concentration of wealth in few hands.
big company may use their economic power to influence political and government official leading to corrupt in public life। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ से, ध्यान से सुनिए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो चाहती है कि और कंपनी आगे ना बढ़े। एग्जाम्पल लेते हैं, जब आपका आया था ओला उबेर, याद कीजिए, बहुत फ्री में हम लोग यूज़ किए होंगे, बट क्या सिर्फ ओला उबेर ही है इंडिया में? और नहीं है कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज आई थी। आप लोग नाम सुने थे या नहीं पता नहीं। टैक्सी फोर्स योर, ये कंपनी थी। एक मीरू कैब, ये अभी भी बाहर दूसरे आपका सिटीज में चलती है, ठीक है, दिल्ली वगैरह में सब अभी भी चलती है, बट ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। ठीक है, कंपनी क्या होगी, उतना नहीं चल पाया, ये दोनों चल गई। ठीक है, दुनिया में बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, ठीक है, पेप्सी और कोका कोला के अलावा और कोई ब्रांड बताइए जो बहुत बड़ा लेवल पे नहीं है। ठीक है, आप मोबाइल खरीदने जाएंगे, या तो एंड्रॉइड का खरीदेंगे या तो आईफोन का खरीदेंगे, और है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, इंडिया में कुछ शॉपिंग करना है या तो फ्लिपकार्ट से कीजिए या तो अमेजोन से कीजिए, और है ही नहीं। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी क्या कहते हैं, इन लोग के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, इन्वेस्टर लोग देने के लिए रेडी है बैठा हुआ। तो ये लोग क्या करती है, ये लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट, इतना पैसा डुबा देगा, अपना लॉस कर लेगा कि बाकी लोग, बाकी छोटी मोटी कंपनीज नहीं कर पाएगी। तो वो लोग क्या करेगा, ये लोग जो छोटी मोटी कंपनीज है उसको मार्केट से आउट कर दे। समझ आया? आरसी कोला बहुत आया था, चला गया। बहुत सारा सॉफ्ट ड्रिंक आता है बट चल जाता है, वापस घर चला जाता है। क्यों नहीं कर पाता वो लोग कॉम्पीट? क्योंकि ये बड़ा बड़ा पेप्सी कोको कोला जैसे ब्रांड लोग थोड़ी ना कंपेयर कर पाएगा। तो ये लोग क्या करता है, मोनोपोली या डुओपोली क्रिएट करके रखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी, कि कंपनी से क्या मेरा नुकसान है। नेक्स्ट देखिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कितना टाइप का कंपनी होता है। ठीक है, आइए यहाँ इसको यहीं से देखते हैं। पहला है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी मतलब क्या हो गया, वो कंपनी जो रॉयल चार्टर्ड से बना हुआ है, ठीक है, या स्पेशल ऑर्डर किंग या क्वीन से बना हुआ है। किंग या क्वीन का ऑर्डर से मतलब क्या हो रहा है सर? सर अभी तो किंग क्वीन नहीं चलता, तो अभी ये सब कंपनी में नहीं है। ये सब पहले जमाने का ये है। जब आपका किंग और क्वीन का जमाना हुआ करता था, उस वक्त जो ये लोग ऑर्डर पास करके कंपनी बना दिया था या बनता था उस वक्त, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, कुछ अभी के टाइम पे ये सब नहीं चलता है, ये चलता है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी मतलब स्पेशल एक्ट के हिसाब से बना है और पार्लियामेंट से बना है या स्टेट लेजिस्लेटिव से बना है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव आपको पता है क्या होता है? ठीक है, पूरा इंडिया का जो एमपी लोग जहाँ बैठता है उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, और जहाँ पर एमएलए लोग, हर स्टेट का अपना अपना एमएलए बैठता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग बहुत सारा चीज को ना एक्ट बनाता है। तब आरबीआई का एक एक्ट है, आरबीआई एक एक्ट से बना है, और इस एक्ट में लिखा हुआ है कि आरबीआई करके एक हम लोग कंपनी बनाएंगे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो क्या काम करेगा, वो नोट छापेगा, मॉनेटरी पॉलिसी देखेगा, ये सब देखेगा। उसके अलावा एलआईसी का एक एक्ट बना, एलआईसी अपना एक्ट है। उसके अलावा आईसीएआई, वो सीए वाला लोग का जो होता है, आईसीएसआई जो सीएस का होता है अपना, आईसीएमआई। ठीक है, ये लोग सबका एक एक्ट है यार, ये लोग सबका एक्ट के हिसाब से आरबीआई बना, एलआईसी बना, सीए इंस्टीट्यूट बना, सीएस इंस्टीट्यूट बना, सीएमए इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सब टाइप का कंपनी को क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी। ये गवर्नमेंट नहीं बनाया है एक तरह से, ये बेसिकली क्या बोल सकते हैं इसको, इसको नॉर्मल इंसान जाके नहीं बनाया, इसको कोई ऐसा मालिक एक नहीं है। ये कौन बनाया है? गवर्नमेंट बनाया है। ठीक है, ये पार्लियामेंट बनाया है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये सब बना है। समझ आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ, आरबीआई, आईडीबीआई बैंक, एलआईसी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब कंपनीज क्या है मेरा, वो कंपनी है जिसको, जो पार्लियामेंट के थ्रू बना है। और इन लोग का पूरा साल में क्या कर रहा नहीं कर रहा, इसको कितना पैसा देना है नहीं देना है, ये सब कुछ क्या होता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पार्लियामेंट का जब सेशन होता है, बजट आता है, तो उस वक्त बजट में लिखा जाता है कि हम इस बार
आरबीआई को इतना पैसा देंगे, सीए को इतना पैसा देंगे, फिर आरबीआई साल के एंड में बताता है कि आपको इतना पैसा दिए ना, ये पैसा हम इस इतना जगह यहाँ पे खर्च किया, इतना वहां पे खर्च किया, ऐसे खर्च किया, वैसे खर्च किया, ये पूरा पार्लियामेंट में जाके रिपोर्ट देना पड़ता है। समझ आया? नेक्स्ट होता है अपना रजिस्टर्ड कंपनी या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। नॉर्मल सा ये जो हम लोग नॉर्मली कंपनी समझते हैं वो सब क्या है अपना रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, जैसे RIL, सेल, मारुति उद्योग ये सब क्या है रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, नॉर्मल कंपनी जो अभी तक हम लोग समझते हुए आए। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि दो टाइप अपने लोग दो टाइप का ही कंपनी देखे, स्टैट्यूटरी कंपनी और एक रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, जिसमें कोई नॉर्मल इंसान लोग जाके मिलके बनाया। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में देखते हैं, एकदम इजी है, एकदम इजी है। देखिए यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो कंपनी जो जो लिमिटेड है शेयर से, मतलब वो कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल होता है कि हम आके 100 शेयर खरीद लिया, कोई और आया 1000 शेयर खरीद लिया, कोई और आया 500 शेयर खरीद लिया, एक शेयर का दाम तो 10 रुपये, तो हम 1000 देंगे। कोई 1000 खरीदा तो वो 1000 इंटू 10 10,000 देगा, कोई 500 शेयर खरीदा 10 करके तो 5,000 देगा। सिंपल सा चीज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर। अगर मेरा जितना पैसा पेंडिंग है उतना ही देने के लिए लायबल है इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी या समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब क्या हो रहा है इसमें, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या हो गया कि आपको हम शेयर्स नहीं खरीद रहे, हम गारंटी दे रहे हैं। गारंटी दे रहे हैं मतलब कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, हम आपको 2 लाख रुपया देंगे, हम पैसा नहीं दे रहे। हम क्या करें, जब कंपनी अगर बंद हो गया या कंपनी बंद हो गया, आप कुछ पैसा देना बाकी है, कंपनी आपका बैंकरप्सी में चला गया, डिसॉल्व होने वाला है, कंपनी का दिवाला निकलने वाला है, तब हम क्या करेंगे, अगर आपको जरूरत हुआ पैसा का तो ए जो है वो 1 लाख दे देगा, बी जो है वो 2 लाख रुपए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड कंपनी। ये इंडिया में नहीं होता है, ठीक है, ये बाहर में होता है। मतलब पार्ट ये शेयर होल्डर का कोई लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, मतलब ये जो एसेट्स है ये तो बिकेगा बिकेगा, इसका जो पर्सनल यहाँ पे एक विला था वो भी बिक्री हो गया, क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में ये लीगल नहीं है, मतलब इंडिया में अनलिमिटेड लाइबिलिटी आप नहीं बना सकते, अनलिमिटेड कंपनी नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप के बेसिस पे पहला होता है होल्डिंग कंपनी, दूसरा होता है सब्सिडरी कंपनी। मतलब क्या हो गया, देखिए ये एक कंपनी, ये एक कंपनी, ये कंपनी बना, ये कंपनी दूसरा कंपनी को एक बनाया, एक कंपनी बनाया जिसका नाम था जे लिमिटेड, और इससे बिजनेस कर रहा है। इसका पूरा जो पूरा शेयर है, सौ मान लीजिए, नॉट पूरा, इसका जो शेयर है 51% शेयर आर लिमिटेड होल्ड करता है। ठीक है, तो हम इसको आर लिमिटेड को क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी, और जे लिमिटेड को बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। मतलब इसका मालिक कौन है, आर है, और इसको आर को हटाते हैं। अब हम लोग इसको एग्जांपल लेते हैं कि ये है अपना रिलायंस लिमिटेड, ये है अपना जियो लिमिटेड। रिलायंस जियो किसका है, रिलायंस का है। ठीक है, मालिक कौन है उसका, रिलायंस है, बट उसका अलग कंपनी है जियो, जियो लिमिटेड। ठीक है, या जियो टेलीकॉम समथिंग ऐसे ही कुछ नाम है। तो जियो लिमिटेड जो है इसका मालिक कौन है, 50% से ज्यादा अगर रिलायंस होल्ड कर रहा है तो रिलायंस को क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, मतलब मालिक कौन है, आर रिलायंस लिमिटेड है, और उसका सब्सिडरी कौन है, मतलब ये पापा है तो ये इसका बेटा है। समझ आया? अब एक होता है, मान लीजिए कि ये आर लिमिटेड जो है 51% शेयर होल्ड नहीं कर रहा, पूरा 100% शेयर होल्ड कर रहा। तो अगर होल्ड 100% शेयर होल्ड करेगा ना तो इसको हम लोग बोलेंगे होल्ली ओन सब्सिडरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, होल्ली ओन सब्सिडरी। समझ आया? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा कंपनी का सेल, बेल, HTML, STC, ये सब क्या है, अलग अलग कंपनी है। ठीक है,
एक आज यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंडियन कंपनी, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है उसका इंडियन कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? फॉरेन कंपनी मतलब ऐसा जो बाहर का कंपनी है उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे, यही हम लोग समझते हैं, बट ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चीज नॉर्मली सबको नहीं पता होता है, सब टीचर लोग भी यही पढ़ाता है, जो बाहर का कंपनी है उसको फॉरेन कंपनी, बट ऐसा नहीं है। A foreign company means any body corporate, और ये इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर वो बना है, इंडिया के बाहर उसका जन्म हुआ। पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वो कंपनी का क्या है मेरा? प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। प्लेस ऑफ बिजनेस में बोले तो सर मतलब उसका फैक्ट्री होगा, उसका ऑफिस होगा, या वो बिजनेस करता होगा। फॉर एग्जांपल फेसबुक इंडिया में ऑपरेशन है ना उसका, फॉर एग्जांपल अमेजोन बाहर का कंपनी है, इंडिया में ऑपरेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गूगल इंडिया में ऑपरेशन है, तो इंडिया में ऑफिस भी है। तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। दूसरा, अब वेदर इटसेल्फ या एजेंट के थ्रू या फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली। अब मान लीजिए कि अमेजोन का हो सकता है फिजिकल यहाँ ऑफिस ना हो, बट वर्चुअल तो है ना, ऑनलाइन तो अवेलेबल है ना अमेजोन, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी मैनर, या तो वो इंडिया में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है किसी भी मैनर में, जैसे हम अभी आपको एग्जांपल दिया, ऑनलाइन बेच रहा है, अलीबाबा ऑनलाइन बेच रहा है इंडिया में, तो वो फॉरेन कंपनी में है। बट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक कंपनी है नासा, ठीक है, स्पेस स्पेस से रिलेटेड चीज करता है, उसका इंडिया में कोई ऑपरेशन नहीं, ठीक है, इंडिया में उसका कुछ नहीं है, इंडिया में ना ही उसका ब्रांच है, ना ही उसका ऑफिस है, ना ही उसका ऑपरेशन है, ठीक है, ना ही उसका कोई एजेंट है, कुछ नहीं। तो इसको हम लोग फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे। सर क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो फॉरेन में है। बट अगर फॉरेन का चीज है, फॉरेन में ही है, उससे इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो इंडिया का कंपनी एक्ट उसका डेफिनेशन क्यों देगा? गलत बोल रहे हैं हम। आपका बाहर का कंट्री में कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, वहाँ क्या कंपनी खुल रहा नहीं खुल रहा, वहाँ पे 10 अलग अलग टाइप का कंपनी खुल रहा, हम इंडिया में बैठ के क्यों पढ़े? हम इंडिया का लॉ में, कंपनी लॉ में हम क्यों लिखेंगे कि फॉरेन कंपनी क्या होता है? जिसका इंडिया में ऑपरेशन है, इंडिया से कुछ भी लिंक है, ये याद रखिएगा, कुछ भी लिंक है, ठीक है, वो कंपनी जो बाहर का है बट इंडिया में उसका कुछ भी लिंक है, तो अगर वो लिंक है तो मतलब वो फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का डिफिनेशन देना इसलिए जरूरी है सो डैट हम लोग उस पर टैक्स लगा सके, उसको रेगुलेट कर सके, वरना बाहर का कंपनी है, वो बाहर का लॉ से चल रहा है, इंडिया का लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जैसे ही वो इंडिया में कदम रखा, इंडिया में उसका कुछ बिजनेस एक्टिविटी हुआ, हम उस पर क्या करेंगे? इंडिया का लॉ चेप देंगे, इंडिया टैक्स, ये टैक्स फॉलो करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। तो इसलिए फॉरेन कंपनी का डिफिनेशन जानना जरूरी है। अब नासा जिससे इंडिया से कोई लिंक ही नहीं है, हम उसमें ना टैक्स लगाएंगे, ना कुछ करेंगे, ना कोई रूल फॉलो करेगा वो, तो उसको वो मेरे लिए फॉरेन कंपनी भी नहीं। ठीक है सर, वो क्या है वो नहीं पता, कंपनी एक्ट तो नहीं बताया वो क्या, सिंपल। नेक्स्ट आता है आपका, यहीं पे आपका एक छोटा सा पॉइंट है कि मल्टीनेशनल कंपनी, इसको हम लोग बोलते हैं MNC, ठीक है, दिख रहा है? MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, वो कंपनी जिसका ऑपरेशन एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। जैसे गूगल एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में वो एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट एक कंट्री से ज्यादा, अगर फ्लिपकार्ट इंडिया के अलावा मान लीजिए भूटान में भी है, नेपाल में भी है, तो वो MNC कहता है। नेक्स्ट आपका डिवीजन आता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर ट्रांसफर करने के बेसिस पे एक होता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा होता है पब्लिक कंपनी। अब इसमें क्या है? प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन दिया हो, ठीक है, इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए कुछ कुछ चीज़ है एकदम इजी है, देख लेते हैं। ये है प्राइवेट कंपनी, ये है पब्लिक। सबसे पहला चीज क्या होता है प्राइवेट कंपनी में? पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है ना प्राइवेट कंपनी में 1 लाख, और PUSC पेड अप शेयर कैपिटल
पब्लिक कंपनी में 5 लाख। यस सर, इसका मतलब कितना पैसा देके कंपनी स्टार्ट किया, उसको क्या बोलते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है। एक होता है ऑथराइज कैपिटल, मतलब कितना पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब कि मान लीजिए 1 करोड़ उठा सकते हैं, बट हमको जरूरत नहीं है, हम क्या किया, हम बोला कि अभी हमको तुम एक काम करो 20 लाख रुपए। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो, 20 लाख। बट 20 लाख देने के लिए उतना आदमी नहीं था, वो सब मिलके भी किया तो 15 लाख हुआ। 15 लाख ही सब दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर। तो बिजनेस इतना से स्टार्ट हुआ, 15 लाख। तो प्राइवेट कंपनी को 1 लाख मिनिमम चाहिए, और पब्लिक को 5 लाख मिनिमम चाहिए। ठीक है, इसका मार्क करते हैं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। रिस्ट्रिक्ट मतलब रुकावट है कुछ, प्रोहिबिटेड नहीं है। प्रोहिबिटेड मतलब होता है मना, एकदम कर ही नहीं सकते आप। घर में आप 12 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, एकदम प्रोहिबिटेड। ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट मतलब आप निकल सकते हैं, बट पापा के साथ निकलना पड़ेगा, फिर बड़ा भाई के साथ निकलना पड़ेगा, कुछ काम है अर्जेंट तो निकलना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट है मतलब प्राइवेट कंपनी में क्या था, आप बाहर का बंदा को शेयर नहीं बेच सकते बिना परमिशन। आपको सब मेंबर से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप शेयर बेच सकते हैं। रीजन क्या है, लॉ समझते हैं रीजन। एक कंपनी था छोटा मोटा, ठीक है, मान लीजिए कि 4 भाई मिलके हम लोग कंपनी खोला। ठीक है। अब वो 4 भाई आपस में माइंडसेट बन रहा था, फैमिली का थे, हम लोग मिल के कंपनी खोल लिया। अब उसमें से एक भाई जो है वो बाहर वाला को कुछ दुश्मन को, उसका दोस्त था, बट हम लोग का वो दुश्मन है, मेरा वो दुश्मन है, उसका दोस्त था, वो उसको शेयर बेचना चाह रहा है। हम चाहेंगे कि वो मेरा बिजनेस में आगे हिस्सा बन जाए, ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्शन है, वो बिना मेरा परमिशन का शेयर नहीं बेच सकता। बट पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन, इसे क्या बोलते हैं, फ्री। प्राइवेट पब्लिक कंपनी में क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, आप आराम से इजिली बेच सकते। दूसरा, ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये पब्लिक को शेयर नहीं दे सकता, के नाम में ही प्राइवेट है, पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकता। आप अपना 200 लोग मैक्सिमम जमा करो, इन लोग से ही पैसा। बट ये क्या है अपना, ये पब्लिक से पैसा उठा सकता है। ठीक है, आईपीओ के थ्रू बहुत सारा पब्लिक से पैसा उठा सकता है। ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता, ये पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता। समझ आया। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए पहला पॉइंट, 1 लाख मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। हाँ, एक और पॉइंट था, यहाँ देखिए, एक और पॉइंट, मैक्सिमम जो मेंबर होगा वो 200 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बट इसमें क्या अनलिमिटेड है। ठीक है, समझ आया। पब्लिक कंपनी क्या होता है और प्राइवेट कंपनी क्या होता है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है, ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, और ये बहुत पहले हट चुका। ठीक है, बट फिर भी आपके बुक में दिया हुआ तो हम पढ़ा दे रहे हैं। बट ये याद रखिएगा, ये ऐसा कोई लॉ नहीं है। मतलब आप सर, इसका मतलब क्या है कि आप 10 रुपये से भी कंपनी खोल सकते हैं। आप मान लीजिए 10,000, 20,000, 20,000 से भी आप कंपनी खोल सकते हैं, 10,000 से भी आप कंपनी खोल सकते हैं, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ आ गया, डिफरेंस देख लीजिए, एकदम इजी है। एक और पॉइंट है ओपीसी। ओपीसी मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी, इसमें कितना होगा मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम मेंबर कितना होगा 1, एक से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकता। मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होगा, 15। समझ आया, मतलब सर डायरेक्टर भी 1 होगा, नहीं, डायरेक्टर आप 15 कर सकते हैं, बट मेंबर 1 होना चाहिए,
और एक क्या होता है मेरा, एक नॉमिनी होता है, ये वाला, एक नॉमिनी एक नॉमिनी, सिंपल। आते हैं वापस अपना पब्लिक और प्राइवेट। देखिए सबसे पहला चीज, मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2 होना चाहिए, पब्लिक में 7 होना चाहिए। मिनिमम 7 लोग से ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 प्राइवेट में, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होता है, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपका एमसीक्यू आपका आएगा। प्राइवेट में 2 डायरेक्टर और 2 मेंबर मिनिमम, पब्लिक में 7 मेंबर मिनिमम और 3 डायरेक्टर मिनिमम। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड है शेयर ट्रांसफर करना, बट इसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल है प्राइवेट पब्लिक कंपनी। जनरल मीटिंग, मीटिंग का कोरम 2 होना चाहिए। कोरम मतलब क्या होता है कि मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। अब मान लीजिए कि एक मीटिंग होने वाला है, इसमें 200 लोग हैं, मतलब 200 लोग को आना था,